नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन करेंगे। मैंने कल एक वीडियो डाली थी रस की, रस से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना, उससे संबंधित मैंने, क्योंकि उसके लिए जो पॉइंट ढूंढ ढूंढ के मैंने जो बताने की कोशिश करी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख लेना। अच्छी है जो रस से संबंधित, उसमें सारे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। कुछ रह सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि सब उसमें आ गए हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि पूर्ण तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो ये किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। और ऐसे ही डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कामायनी को? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को कहा है कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। और मुक्तिबोध क्या है? फैंटेसी की कवि हैं। लेकिन इन्होंने क्या माना है कामायनी को? इन्होंने कामायनी को माना है कि ये कामायनी जो है ये एक फैंटेसी है। ठीक है। और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? ये मुकुटधर पांडे ने किया। और किसमें किया था? एक शारदा पत्रिका थी उसमें किया था। आज छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को ही माना है। गीतिका के रचनाकार का नाम है? तो गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? निराला है। और निराला कैसे कवि हैं? ये छायावादी कवि हैं निराला। और निराला ने जो निराला का उपनाम पूछ लेते हैं, जैसे क्या है? तो निराला का जैसे महाप्राण इनका उपनाम है। और निराला के बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। और इनको ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है निराला को। और निराला की पहली लंबी कविता कौन सी है? पंचवटी है। ये सब क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनकी एक कविता है कुकुरमुत्ता, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कुकुरमुत्ता में, जैसे कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? सर्वहारा वर्ग का। और गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति का। इस तरह से पूछते हैं। ठीक है। तो निराला की सारी रचनाएं अच्छे से देख लेना। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा इनकी रचना है। इस तरह से युग की गंगा, युगधारा नागार्जुन की रचना है। तो ये देख लेना, क्योंकि इनमें युगधारा, युग की गंगा, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। और ये कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ सिंह कैसे कवि हैं? वे प्रयोगवादी कवि हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो राम की शक्ति पूजा जो निराला की कविता है, ये एक लंबी कविता है। और इस पर किसका प्रभाव है? तो इस पर प्रभाव है जो कृत्तिवास बंगला रामायण है उसका प्रभाव है। ठीक है। और इसका रचनाकाल क्या है? 1936 है। और ये कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? ये अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। जो इनका अनामिका काव्य संग्रह है, इनकी सरोज स्मृति भी उसमें ही संकलित है। जो रचना है इनकी सरोज स्मृति, इन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में लिखी थी। सरोज स्मृति, सरोज इनकी पुत्री का नाम था निराला जी की। आगे देखते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और हरिवंश राय हालावाद के प्रवर्तक हैं। हरिवंश राय की आत्मकथा पूछी जाती है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, निर्णय का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से इनके आकुल अंतार, मधु कलश और मधु कलश, मधुवाला, ये सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। मुक्त छंद के प्रणेता है। तो मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला है। और निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किस में किया था? जूही की कली में, जो इनकी रचना थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था सरस्वती पत्रिका में। आगे देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। जो भारत में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने। और जो मुल्क राज और सज्जाद जहीर के सहयोग से पेरिस में हुआ था, एक लंदन में, उसकी एम फॉरेस्टर ने अध्यक्ष के मतलब अधिवेशन जो हुआ था, एम फॉरेस्टर के मतलब नेतृत्व में हुआ था।
और इसकी जो प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो इस अधिवेशन के मतलब प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन था, इसके पहले अध्यक्ष तो प्रेमचंद थे, और दूसरे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, और तीसरे जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है? सप्तक कितने हैं? तार सप्तक अपने 4 हैं, तो इसमें चारों को अच्छे से देख लेना। तार सप्तक और अष्टछाप, और जो मतलब हमेशा आने वाली चीज़ें हैं, दर्शन है, संप्रदाय है, और जो इतिहास के नाम है, किसने किसको पहला कवि माना है, ये क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा मुक्तिबोध। ठीक है, तो मुक्तिबोध पहले मतलब मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि है, पहला नहीं बोल सकते, तार सप्तक के कवि हैं मुक्तिबोध। आगे देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। और तार सप्तक का 43, चारों का देख लेना, 43 आगे की डिजिट तो वही रहेगी 19, लेकिन लास्ट का चेंज हो जाता है। 43, 51, 59 और 79, इस तरह से मतलब देख लेना, लास्ट वाले डिजिट चेंज है, बाकी अपना शुरू का तो वही है, तो थोड़ा इसे याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में बनते हैं। तार सप्तक कितने थे? 4 थे। चारों को संपादक किसने किया था? अज्ञे ने किया था। और जो इसमें कितनी थी? मतलब इसमें 3 कवयित्री थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्रियाँ हैं, तो चौथे सप्तक में संकलित कवयित्री हैं सुमन राजे, और दूसरे सप्तक की शकुंतला माथुर, और तीसरे सप्तक की कीर्ति चौधरी हैं। इस तरह से 3 थी ये तार सप्तकों में कवयित्री, जो उसमें थी शकुंतला माथुर और एक गिरजा कुमार माथुर, ये पति पत्नी हैं दोनों, जो तार सप्तक में थे। और तार सप्तक में कितने कवि थे? 7 कवि थे। जैसे अष्टचाप में पूछ लेते हैं कितने कवि थे, तो उसमें 8 कवि थे, तो इसमें कितने कवि थे? 7। अज्ञे की रचना है, तो अज्ञे की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। और अज्ञे के बचपन का नाम क्या था? सच्चा, और उपनाम क्या था? कुट्टी चातन। अज्ञे का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? भग्नदूत है। और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? ऐसा कोई घर आपने देखा है। आगे देखते हैं। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, तो संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल हैं, और धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, धूमिल इनका उपनाम है, सुदामा पांडे इनका नाम है, और नई कविता के प्रमुख कवि हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित होता था, तो ये उद्दंत मार्तंड जो है ये प्रकाशित होता था, तो ये कैसा पत्र था? तो ये था साप्ताहिक पत्र था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। 30 मई 1826 में ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और एक दिन क्या था? मंगलवार था, और इसके संपादक थे जुगल किशोर, और कैसा पत्र था? साप्ताहिक था। ठीक है, और 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 तारीख को ये पत्र निकला था। आगे देखते हैं। और एक पत्र जो दूसरा पत्र निकला था, जैसे पूछ ले दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण, श्याम सुंदर सेन का। नासी के 2 पाख्यान के लेखक हैं, तो नासी के 2 पाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। और नासी के 2 पाख्यान का दूसरा नाम क्या है? मतलब चंद्रावती। लल्लू लाल प्रेम सागर, सदा सुखलाल सुख सागर, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथा नायक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? तो वो है कर्मभूमि। कर्मभूमि ये उपन्यास है प्रेमचंद का। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गाँव रही मासूम रजा का उपन्यास है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। अगर हिंदी की तैयारी आप कर रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का इतिहास ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और पढ़ोगे तो अच्छा भी बहुत लगेगा, अपने में एक कॉन्फिडेंस आता है उसे पढ़ने के बाद, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए हैं इसे पढ़ने के बाद। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो आपको कम समझ में आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन
उसे दोबारा मतलब कोशिश करोगे एक बार और, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता कि बार बार पढ़ो, लेकिन वो इस तरह से लिखा हुआ जैसे अपने आप को बताते हुए कुछ लिखी जाती है बातें, मतलब इस आधार से कम समझ में आता है ये है, ठीक है। लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन उसे पढ़ोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर ज़रूर आएगा, तो इसलिए ज़रूर पढ़ना। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में, और ये हिंदी की पहली कहानी है। और कहानी विधा का विकास कब से हुआ? द्विवेदी युग से माना जाता है कहानी विधा का विकास। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। भाषा और समाज ये रामविलास शर्मा की रचना है। आस्था और सौंदर्य डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। बैर अक़साम है, तो बैर अक़साम क्या है? ये उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा के ऊपर इस उपन्यास के लेखक हैं। तो मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। और ये उपन्यास जो है सुरेंद्र वर्मा का, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसकी एक वो है क्या पात्र उन्हें पूछा जाता है, वो पात्र हैं वर्षा वशिष्ठ। ये वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की पात्र हैं? तो वो मुझे चांद चाहिए की पात्र हैं। टोली शुक्ला के लेखक हैं, तो टोली शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा हैं। अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति से है? तो अरुणीय मधुमेह देश हमारा ये गीत है प्रसाद जी की चंद्रगुप्त नाटक से है, और ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद। और ये किसने कहा? ये कार्नेलिया ने कहा है। कबीर बाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिकथन किस आलोचक का है? तो कबीर बाणी के डिटेक्टर थे, ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा, ठीक है। और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को कहा था पंचमेल खिचड़ी। और संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास है। आगे देखते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो ये रंगभूमि का पात्र है। रंगभूमि किसकी रचना है? ये है रंगभूमि उपन्यास है उनका, प्रेमचंद का, ठीक है। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद, तो उनका उपन्यास है रंगभूमि। और रंगभूमि ये चौगाने हस्ती इनका उर्दू उपन्यास था, उसका हिंदी रूपांतर है, ठीक है। और इसमें जैसे सूरदास है, विनय और सोफिया इसके पात्र और पूछे जाते हैं कि रंगभूमि के कौन से पात्र हैं? तो विनय, सोफिया और है। आगे देखते हैं जो मुख्य पात्र हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब प्रतीक है किसका? पूंजीवाद का। और गेहूं किसका प्रतीक है? भूख का। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? तो इसमें कथाकार कौन नहीं है? निर्मला जैन नहीं है। जो कथाकार हैं उन्हें देख लेते हैं। कृष्णा सोपती, ममता कालिया और मृणाल पांडे, ये तीनों कथाकार हैं। हानुस नाटक के रचनाकार हैं, तो हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म सायनी है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ये जायसी, सूर और तुलसी, ठीक है। और ये किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा आलोचनात्मक ग्रंथ है। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं, तो राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई जी के सारे निबंध अच्छे से देख लेना, इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, क्योंकि एक व्यंग्य लेखक हैं हरिशंकर परसाई, और इसी तरह से शरद जोशी भी पूछे जाते हैं कि उनके निबंध कौन से हैं, क्योंकि वो भी एक व्यंग्य निबंधकार हैं। अब इसमें जैसे हरिशंकर प्रसाद जी के बहुत सारे निबंध हैं, जैसे एक है सदातार का तावीज़ है, और एक है पगडंडियों का जमाना, और विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पाँव पीछे, तुलसीदास चंदन घिसे,
और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार की ताबीज, ये सब हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। शरद जोशी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता जीप पर सवार इल्या, ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये भी शरद जोशी का निबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला जयशंकर प्रसाद का नहीं है। करबला और प्रेम की वेदी ये प्रेमचंद के उपन्यास है, नाटक हैं, सॉरी दोस्तों। अरे या बार रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो अरे या बार रहेगा याद ये किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत है अज्ञे का। और एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों यात्रा वृत्तांत किसके हैं? अज्ञे के। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ अस का है, जो मंटो मेरा दुश्मन है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी ये महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। लेकिन इसमें पथ के साथी जो दे रखा है तो ये रेखा चित्र नहीं है, संस्मरण है। अगर आ जाए अलग में पूछने के लिए कि ये रेखा चित्र है क्या है, तो ये संस्मरण है, पथ के साथी, ठीक है। और पथ के साथी जो संस्मरण है इनका, तो इसमें इन्होंने मतलब पूछा हुआ है शायद ये क्वेश्चन कि पथ के साथी में इन्होंने किसका वर्णन नहीं किया। तो पथ के साथी में इनके 7 लेखक थे जिनका इन्होंने वर्णन किया है। तो कितने थे? 7 थे, जिसमें से 7 में से पहले थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त। इस प्रकार से 7 लेखक थे जिनका वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है, पथ के साथी में। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का मतलब इसमें लगभग 11 रेखा चित्र हैं जो अतीत के चलचित्र में है। इसमें जैसे इनका है रामा, भाभी, बिंदा, रबिया, बिंटो, मतलब ये सब देख लेना, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि रमा, भाभी, बिंदा ये कौन से मतलब इस रेखा चित्र के अंतर्गत है, ठीक है। जैसे अतीत के चलचित्र में है, स्मृति की रेखा में, ये इस तरह से दे देंगे, ठीक, तो आपको पता हो जाएगा, तो ये पता रहेगा कि इसमें क्या है। और स्मृति की रेखा में कितने रेखा चित्र हैं? स्मृति की रेखा में 7 हैं और अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र हैं। अब जैसे एक बार पूछा था कि चीनी फेरी वाला किस में है, या वो ठकुरी बाबा मतलब कौन से रेखा चित्र में है? तो ठकुरी बाबा जो हैं इनके स्मृति की रेखा चित्र में दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इनके देख लेना अच्छे से महादेवी वर्मा के। और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद युग की कवयित्री हैं ये। और आज के क्वेश्चन जो थे हमारे कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन इसी क्रम में अपना करेंगे। लगातार निरंतर अभ्यास और प्रयास जारी रखो, क्योंकि निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही सफलता मिलने वाली है। कभी भी मायूस मत होना तैयारी करते हुए। कभी कभी मायूसी आती है, पढ़ने का मन भी नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना एक दृढ़ संकल्प जरूर बना कर रखना, तो ये ज़रूर रखना मन में कि सफलता ज़रूर मिलेगी। वो मतलब कहते हैं ना कि भगवान हमेशा साथ ज़रूर देते हैं, देर नहीं, वो जल्दी नहीं देंगे तो देर, लेकिन आपका मतलब क्या है, आपने मेहनत की है तो फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नसीब वाले भी होते हैं कि उन्हें जल्दी मतलब थोड़ी मेहनत करके मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बहुत तपस्या के बाद उन्हें मिलता है, कई कई साल हो जाते हैं। लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना, बस मैं यही कहती हूँ बार बार, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।